नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कश्मीरी राग। जी हां, पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बेजाकिर द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को भारत की ओर से गुमराह करने वाला और पूर्वाग्रह से ग्रस्त करार दिए जाने के कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय निकाय के प्रमुख की प्रवक्ता ने यह कहा कि अफसोसजनक है उनका यह बयान संदर्भ को हटाकर देखा गया। दरअसल बोजकिर पिछले महीने आखिर में बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन के मामले से कर दी। वहीं इस्लामाबाद में पाकिस्तान और विदेशी मंत्री शाह मसूद कुरैशी के साथ संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में दृढ़ता के साथ लाना पाकिस्तान का दायित्व है। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किस तरीके से कश्मीरी मुद्दे को उठाया गया है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर कहा था कि बेजकिर का बयान अस्वीकार है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उनके द्वारा जिक्र करना अवांछनीय है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कश्मीर के मुद्दे की फिलिस्तीन मामले से तुलना की गई है। कश्मीर विवाद के समाधान के लिए एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यहां पर देखी गई है। इसके साथ ही बोजकिर का एक बयान अस्वीकार है। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र करना अवांछनीय है। भारत ने करारा जवाब दिया तो अब वहां से सफाई जो है वो आ गई है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में, जहां पर आज का जो मुद्दा है उसमें ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की जो तुलना है वो फिलिस्तीन से कर दी गई है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो बाहरी लोग हैं वो कश्मीर के मुद्दे को टारगेट कर रहे हैं और फिलिस्तीन से इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस पर भारत को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए भारत को? तो पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये है कौन। वोल्कर बेजकार जो है वो तुर्की का है, टर्की का जी। और टर्की और भारत में रिलेशन अच्छे नहीं है। टर्की पाकिस्तान का बहुत क्लोज है और इसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ के होने के बावजूद उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और इस तरीके का बयान दिया है और कश्मीर को की तुलना पैलेस्टाइन प्रॉब्लम से करी है। और ये जो है इसलिए किया है कि पहले ही उसको पाकिस्तान ने बड़ा सम्मानित किया है, निशान पाकिस्तान का दर्जा दिया है, मेडल दिया है। तो ये एक किस्म से पाकिस्तान टर्की के हाथ पहले से बिका हुआ है और टर्की के हाथों अब पाकिस्तान कंट्रोल में आ रहा है। टर्की, चाइना और पाकिस्तान का अलायंस बन रहा है। तो जो मूवमेंट होगी वो ऐसी होगी कि भारत के खिलाफ होगी। इस समय मुद्दा कश्मीर का है। इसने कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करी और उसको पैलेस्टाइन की तुलना करी उसकी। तो ये जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, और खैर ये तो आसमान पे लिखा है, अगर टर्की ओरिजिन का आदमी है तो भारत के खिलाफ बात करेगा ही, वो कोई बात नहीं। पर भारत को समझ आ जाना चाहिए कि ये हमारे पास ऐसा है और भारत को उचित कदम उठाने चाहिए। इसको पूरा उसको जितना हाई ऑफिस पे ले जा सकता है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रोसीजर हैं, जो पीएमओ ऑफिस जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से करना है। पर हमको अब ये बात क्लियर हो गई है कि कौन हमारा दोस्त है। टर्की जो है हमारे खिलाफ है, वो उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई करी थी है ऑलरेडी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। पर इससे नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो होती रहेंगी, ये लोग आते रहेंगे। हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी है। हमें पता चल गया है ऊंट किसका ऊपर बैठा है, हमें अब क्या दाव चलने हैं, क्या पैदरे चलने हैं, ये हमको पता चलना चाहिए। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये पता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो कि भूतपूर्व राजदूत भी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के हालात अभी इजराइल और फिलिस्तीन के चल रहे हैं, वहां पर अभी संघर्ष विराम लगा हुआ है, लेकिन उन सब चीजों को लेकर भारत को टारगेट करके इस तरीके के बयान जो यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पर जो कही गई हैं, क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप इसे देखते हैं?
चलिए, लगता है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। विंग कमांडर सर, आपसे ही जो सवाल है वो लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी संघर्ष विराम है, इजराइल को ले लें अपन, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो भी अभी चीजें चल रही हैं, संघर्ष विराम अभी वहां पर है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर भारत के मुद्दे को टारगेट किया जा रहा है, भारत के कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिंपल सी चीज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भारत को पता चल गया है कि टर्की कहाँ पे है, पाकिस्तान किधर है, दोनों की पोजीशन पता है। और हमको ये भी पता है कि हमें कि वो क्या चलेंगे। टर्की अभी घुसना चाहता है वो कई डैम्स बनाने के लिए अपनी सहयोग देना चाहता है, और जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां घुस रहा है वो इसलिए। और चाइना भी चुप है उसके घुसने के कारण, क्योंकि चाइना चाहता है कि टर्की को खुश रखे, क्योंकि चाइना का उगियार प्रॉब्लम, उगियार जो मुसलमान का प्रॉब्लम है उसका जिंगजियांग में, वहां पे टर्की उसके लिए चुप रहे, उसके खिलाफत ना करे, ये बेसिकली बात है। आपने देखा सारे इस्लामिक कंट्रीज उगियार मुस्लिम के संदर्भ में सब खुश चुप है, सब खुश करना चाहते हैं टर्की को, टर्की चाइना को खुश करना चाहता है, इसलिए वो चुप है, चाइना चुप है। बेसिकली टर्की पीओके में घुस रहा है, और इसलिए पाकिस्तान भी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान कॉलोनी ऑलरेडी बन रहा है चाइना की, और टर्की अंदर घुस गया तो ये दोनों बंटवारा होगा एरिया का बिटवीन चाइना एंड टर्की। आप देख लेना, पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ फिर से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, भूतपूर्व राजदूत, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी मैं विंग कमांडर साहब प्रफुल्ल जी से भी यहाँ पर सवाल किया, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इजराइल है, फिलिस्तीन है, दोनों के बीच में अभी जो है वो युद्ध सभी पूरी दुनिया ने इसे देखा है, और उसके बाद से उन दोनों में संघर्ष विराम है। लेकिन उन सारी चीजों को लेकर भारत की कश्मीर की जो तुलना यहाँ पर की जा रही है, इन सब से लेकर आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कितना सही है ये? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस साल के प्रेसिडेंट बोलकर बोचके ने जो कुछ भी कहा है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं है, वो सुरक्षा परिषद के मेंबर नहीं है। वो सिर्फ इस साल के लिए हर साल महासभा का एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसका काम महासभा की कार्यवाहियों को संचालित करना होता है। अब हालत ये है, इस साल में समझ लीजिए संयोग ये है कि इस साल तुर्की का आदमी चुना गया है, और वो तुर्की जो कि पाकिस्तान के साथ है, तो पाकिस्तान के साथ में आकर के उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर के खिलाफ बयान दिया। इस बयान का कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि ये बयान न किसी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के द्वारा आया है, न ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा आया है। तो ये बयान सिर्फ उनकी तुर्की की जो ऑफिशियल लाइन है उसको डिनोट करता है, और वो चाहे कुछ भी करते रहे, सारी दुनिया जानती है कि जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला है कि वो पिछले 70-72 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो 74 साल हो गए, वैसे ही भारत पाक का बीच का मामला है। और सब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक कर्म कांड के तरह से, एक रिचुअल के तरह से हर साल महासभा में ये कश्मीर का प्रश्न आता है, उससे कुछ नहीं होता, कोई इसका सपोर्ट नहीं करता। उसके सपोर्ट में सिर्फ तुर्की है, तो नॉर्थ कोरिया शायद हो, कभी कभी मलेशिया और चीन आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बयान को कोई इतना महत्व नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर विंग कमांडर सर, आपसे एक सवाल है यहाँ पे कि अगर हम पाकिस्तान और भारत इन दोनों के संबंध को देखें, तो भारत और पाकिस्तान के अगर संबंध यहाँ पर बिगड़ते हुए सबसे ज्यादा अगर खराब होते हैं तो आतंकवाद को लेकर होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आतंकवाद को बढ़ावा जो है वो पाकिस्तान देता है। लेकिन इन सब के बाद में भी जो हमारे मुद्दे हैं, और कश्मीर तो हमारा मतलब भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, तो इस पर जो वॉलगन है उनका इस तरीके से टारगेट करके बयान देना, मतलब सीधी तौर पर बाहरी लोगों का यहाँ पर बयान देना, आप किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, बात नहीं होनी चाहिए, पर ये तो बात नहीं होनी चाहिए तो इज अ मॉरल स्टेटमेंट। पर फॉरेन अफेयर्स में कौन देखता है ये सारी बातें? इस समय टर्की के हित में है कि वो अपनी जो आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है एज अ खलीफा, वो उसको देख रहा है कि जो ऐसी बातें करेगा जहाँ उसकी
जो खलीफा बनने की स्थिति और मजबूत होगी। वो इस्लाम का देश का वो चैंपियन बनना चाहता है और कश्मीरी मुसलमानों को के हित में बात कर रहा है और बेसिकली ये रिलीजियस इशू है और ये एक किस्म से उसमें और दरार डालने की कोशिश कर रहा है। सारी दुनिया की प्रॉब्लम ही इन दो रिलीजन से स्टार्ट हुई है, सारी क्रूसेड स्टार्ट हुई है, इसका फायदा उठा रहा है। और मैं आपको टर्की का थोड़ा सा कैरेक्टर समझा दूं। एक रेड क्रॉस चिन्ह होता है वर्ल्ड पीस का, जो 18 जब क्रिमियन वॉर हो रही थी उस समय टर्की ने रेड क्रॉस वर्कर्स को, रशियन वर्कर्स को उनका खून कर दिया और उनके झंडे फाड़ दिए कि आप ईसाई धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रेड क्रेसेंट का उसने इंट्रोडक्शन की कि अब से रेड क्रॉस की जगह इस्लामिक कंट्रीज रेड क्रेसेंट लगाएंगी। हालांकि सब कंट्रीज नहीं ने मानी, पर उसने ये रेड क्रेसेंट की पैदाइश की। तो आप आज से 150 साल पहले से टर्की की थिंकिंग जानते हैं। टर्की की एग्जैक्टली थिंकिंग है, वो इस्लाम का चैंपियन बनना चाहता है और चैंपियन बनने के लिए ये बड़ा अच्छा तरीका है। अब उसको चाइना का भी सहारा मिल रहा है। तो सारी की सारी चीजें लेकर, और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको वो बड़ा उछाल सकता है। हालांकि कई इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, ये सब कतार वगैरह, वो नहीं चाहते कि इस मामले को टर्की दखल अंदाज करे, पर सब चुप है इस समय। तो टर्की को ये जो है मौका हाथ से नहीं गंवाएगा और टर्की इसमें पूरा फायदा उठाएगा। हमारे को जैसे अभी त्रिपाठी साहब ने बोला, ये टर्की की बात तो हमें इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, पर हमको अब पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ कितने पानी में है और हमको इसके खिलाफ जो कदम उठाने और सोचना है कैसी सोच होगी। टर्की पे आप विश्वास नहीं कर सकते। और इस समय भारत में टर्की के लोग जो हैं कई फील्ड्स में घुस रहे हैं और अपनी जो है पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। भारत को उनसे भी सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो विंग कमांडर्स, और यहाँ पर एक सवाल और निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर जो महासभा के उपप्रवक्ता हैं एमी कांत्रेन, उन्होंने 1972 के भारत पाकिस्तान शिमला समझौते को भी याद किया। उन्होंने कहा है कि भारत जो अध्यक्ष भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान यहाँ पर दिया है उसे भी आहत यहाँ पर किया है। तो मतलब थोड़ा सा हम दर्शकों को ये ब्रीफ कराना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान जो शिमला समझौता है उसको लेकर कश्मीर के मुद्दे को मतलब किस तरीके से ये एंगल जोड़ा जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है। 1971 वॉर के बाद जो समझौता हुआ था जो कश्मीर का, उसमें जो मीटिंग हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी जी की और भुट्टो की, उसमें भुट्टो ने कई ऐसे पॉइंट पुट अप किए थे जो भारत के हित में नहीं थे, इंक्लूडिंग हमारे को चुप रहना पड़ा। वो अनऑफिशियल मैं बता रहा हूँ, वैसे कितना सच है कि नहीं, वो अपने घुटनों के बल गिर गया इंदिरा गांधी के आगे कि अगर आपने मेरे ये 93,000 प्रिजनर्स नहीं छोड़े तो मेरे को जान से मार दिया जाएगा पाकिस्तान में। और दरिया दरी दिखा गई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और इस तरह छोड़ दिया। क्वेश्चन ये है कि इस समय पाकिस्तान किसी भी हालत में अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। हमने वो जो शिमला मीटिंग में जो हमने जो अपना एक पॉइंट ऑफ एडवांटेज घुमाया, और उससे पहले हाजी पीर देने के टाइम भी हमने घुमाया था। कहने का मतलब है 93,000 प्रिजनर्स दिए, हाजी पीर दिया। तो इस समय पाकिस्तान जो है ये ऐसी स्थिति में है कि जहां से उसको फायदा मिलेगा, टर्की से कहीं से मिलेगा, वो मुद्दा उठाएगा कश्मीर का, लेके ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो इस समय टर्की ने सोचा है कि मैंने कश्मीर का पाकिस्तान को बहुत बड़ा फेवर कर दिया है, बेसिकली वो दिखाना चाहता है, और पाकिस्तान को वो अपने जो है फेवर्स के अंदर दबाना चाहता है, ये बेसिकली कर रहा है। अच्छा, मतलब पूरे पॉइंट जो है वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है। जितेंद्र कुमार जी, आपसे सवाल ये है मेरा कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा अलग है, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा अलग है, और उसके बाद में ये जो कंपैरिजन किया गया है ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ और जितना हमने विंग कमांडर सर से अभी तक समझा है, क्योंकि विंग कमांडर सर और हम लोग कई बार इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे यहाँ पर अलग हैं और फिर उसको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? देखिए, दोनों मुद्दे, बिल्कुल साफ बात आप कह रहे हैं कि दोनों मुद्दे अलग हैं। अलग इस स्थिति में है कि वहां पर इजराइल और फलस्तीन में सवाल ये था कि एक क्षेत्र में कई बार विस्थापन हुआ, यहूदियों का हुआ कई बार, उसके बाद फिलिस्तीनियों का हुआ, और उसके बाद फिर वहां पर टेरिटोरी के डिवीजन को लेकर के बातें हुई। यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली देश का पार्टीशन हुआ,
देश कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने जो चढ़ाइयाँ की उसके परिणाम स्वरूप युद्ध विराम हुआ और अभी विवाद है। तो एक तो ये चीज रही। दूसरी चीज ये रही कि भारत और पाकिस्तान ने आपस में शिमला समझौता करके ये बात ने तय की थी कि आगे आने वाले किसी भी द्विपक्षीय मसले को हम लोग आपस में बात करके निपटाएंगे, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे। वो चीज पैलेस्टीन और इजराइल में नहीं, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कैंप डेविड के अलावा, नॉर्वे समझौते के अलावा कोई ओस्लो समझौते के कोई और ऐसा समझौता नहीं हुआ जिसमें दोनों ने एक दूसरे को, यहाँ तक कि इजराइल तो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। तो अभी तो रिकॉग्निशन भी ऑफिशियली नहीं मिला। यहाँ पर हम दोनों देश एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ कश्मीर, हम कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। मुद्दा ये है, और मुद्दा ये है कि ये मामला यूएन में है। तो ये इसको अलग से एकदम इसको जोड़ करके देखना, हाइफेनेट करके जो देखना बहुत ही बेतुकी और बेमानी बात है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे अलग हैं और इन दोनों मुद्दों के बीच का जो इसका सेंट्रल पॉइंट जो है, इन मुद्दों की असलियत जो है वो दोनों में अलग है। वहाँ दो अलग अलग लोगों को, जो एक फिलिस्तीन मुस्लिम और एक इजरायली यहूदी, उन एथनिसिटीज में संघर्ष है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारत कोई हिंदू देश नहीं है, भारत कोई मुस्लिम देश नहीं है। पाकिस्तान में मुस्लिम भी है और भारत में भी मुस्लिम। तो ये चीजें, ये तो कंपेरिजन ही, ये तो जो तुलना ही है, यही निरर्थक। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जितना भी आपने समझाया है वो बिल्कुल समझ आया है कि किस तरीके से दोनों मुद्दे अलग हैं। विंग कमांडर सर, एक पाकिस्तानी वेबसाइट के मुताबिक कश्मीर मसले को फिलिस्तीन मुद्दे से तुलना करते हुए जो यूएनजीए के अध्यक्ष जो बैचकवीर है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बड़े राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की बात यहाँ पर कही है। अब बताइए, यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अब इसको लेकर शांति की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक सपोर्ट जो है वो ठंडा ना पड़े और उसको आग लगती रहे। बेसिकली ये चाहते हैं। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति से मतलब ये है, और ये नहीं चाहते कि आपस में की बात सुलझाई जा सके। जैसे भी त्रिपाठी साहब बता रहे थे, ये शिमला अकॉर्ड में बात हुई थी, ये इस्लामिक कंट्रीज नहीं चाहती। वो किसी तरीके से ये और आग भर के कोई और, तो आप बात करें या ना करें, वो घुमा फिरा के कश्मीर का मुद्दा बीच में ले आएंगे। तो ये सारा का सारा ये इन्होंने जो किया, एग्जैक्टली ये किया। पहले उसको पैलेस्टाइन के साथ में जोड़ने का, फिर दूसरा ये कहने का कि इच्छा शक्ति की कमी है इसलिए नहीं उठाया जा रहा। तो ये सारा का सारा जो मामला है, ये बेसिकली ये इंटेंशन दिखाता है कि हमारे को किसी तरीके से ये प्रॉब्लम दबे ना, इसमें आग लगती रहे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से, अच्छा एक व्यक्तिगत सवाल मेरा आपसे है कि अगर कश्मीर की बात यहाँ पर निकली है, काफ़ी समय से जब इसको हम पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं सभी के मन में ये सवाल जो है वो आता होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा बनते हैं, उसके बाद फिर बिगड़ जाते हैं, और कश्मीर का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। आतंकवाद अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो अपनी जगह पर है। तो आगे का क्या आप भविष्य देख पा रहे हैं? चलिए, भारत और पाकिस्तान तो अपनी जगह लड़ ही रहे हैं इस मुद्दे के लिए, अब बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप यहाँ पर होने लगा है। देखिए, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है, बिकॉज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आर्मी जो बैकग्राउंड में है वो नहीं में चुप बैठ रही। पाकिस्तान की आर्मी का अपना अलग कनेक्शन है, वो कनेक्शन भड़का रहे हैं कि आप ये मुद्दा बोलिए, क्योंकि जहां पे कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हुआ, पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनका अस्तित्व बनाने के लिए वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं दे रही, वो चुप करके अंदर से प्रेशर डाल रही है। और अब आजकल उनके इमरान खान के ऊपर तो बात बनती नहीं है, इसीलिए टर्की और पाकिस्तान आर्मी का बड़ा क्लोज रिलेशन है। पाकिस्तान आर्मी और चाइना का बड़ा क्लोज रिलेशन है, और पाकिस्तान की आर्मी बाकी जो इस्लामिक कंट्री जो अंडर हैंड सपोर्ट कर रही है उनके साथ है। बेसिकली ये सारा गेम है, इसीलिए ये चल रहा है जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं। बिल्कुल, त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, मैं ये कहना चाहता था, एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता था कि जो ये तुर्की के जो प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने आकर के जो अभी महासभा के अध्यक्ष हैं, वोल्कन वोल्जिक, इन्होंने जो भी कहा है, एक चीज हमें जानने कि ना ये तुर्की सरकार में मंत्री हैं, ना ये तुर्की सरकार के कोई और वो हैं, ये सिर्फ तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और हर साल एक व्यक्ति जो स्थायी प्रतिनिधि होता है वो महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो एक किस्मत से महासभा के अध्यक्ष चुन लिए गए इस साल के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये तुर्की का अपना ऑफिशियल जो स्टैंड है छोड़ देंगे। ये तुर्की सरकार के एक ऑफिसर है, उसी हिसाब से एक डिप्लोमेट है तुर्की सरकार के, उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हमें इस चीज का कोई भी इतना ज्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, जैसा कि बख्शी साहब ने कहा, बहुत सही कहा कि तुर्की जो है वो इस वक्त इस्लामिक देशों की खलीफा बनना चाहता है, क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया के पास सारा वर्चस्व था मक्का मदीना की वजह से, मक्का मदीना के कस्टोडियन होने की वजह से। लेकिन लेकिन फिर पाकिस्तान ने बनना चाहा, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसको सऊदी अरेबिया ने वोट दिया तो वो मलेशिया नहीं जा पाया। अब टर्की बनना चाहता है, इसीलिए देखिए नगोर्नो काराबाख में, अभी पैलेस्टीन इजराइल में और भारत पाकिस्तान के बीच में वो दखलंदाजी कर रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर के भी टर्की ने, जिसका इससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान के मामले को लेकर के भी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में वार्ता कराने की, मेजबानी करने की इस्तांबुल में पेशकश की। तो ये सिर्फ एक पोस्चरिंग टर्की की है, ये दिखाने के लिए, अपना एजेंडा ऊपर रखने के लिए कि हमें किसी तरह से इस्लामिक देश एक छत्र नेता मानने। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपने भी समझाया है। विंग कमांडर सर, आप की तरफ मैं आना चाहती हूँ। जितनी भी बात अभी तक जितेंद्र कुमार जी ने कही है, आप, मुझे लग रहा था बीच में शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं एग्जैक्टली यही बता रहा था जो अभी जितेंद्र साहब ने खुद बोला, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि टर्की जो है इस एरिया के अंदर पूरा अपना अब प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा। आपको मैं बता दूं कि टर्की ऑलरेडी नेटो कंट्री में उसकी खिलाफत हो रही है, यहाँ तक कि उसको नेटो से निकालने की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन में वो बैठा हुआ है, वहां पे भी उसकी महत्ता बहुत कम हो रही है। क्वेश्चन ये सारा का सारा ये गेम ये है कि अब ये साउथ चाइना सी में भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, मलेशिया के ऊपर प्रभाव डाल रहा है और मलेशिया को चाइना से क्लोज लाइन लेके आ रहा है। आज जैसे खबर थी तो 16 जहाज चाइना के जो क्रॉस ओवर करके मलेशिया में, टर्की के ऑलरेडी मैसेजेस स्टार्ट आने शुरू हो गए चाइना को कि ये मलेशिया को कि भैया इस बात को रहने दो, ज्यादा तुम आगे मत बढ़ाइए। ये सारा का सारा जो गेम है वो साउथ चाइना सी में भी गुजरा है, इस साइड में भी गुजरा है, और इस समय चाइना चुप है इसलिए कि उसको उगियार का प्रॉब्लम है। वो उगियार के प्रॉब्लम के लिए कोई खिलाफत नहीं चाहता किसी से भी, खासकर टर्की का सपोर्ट चाहता है, तो पाकिस्तान का सपोर्ट चाह रहा है। तो ये सारा का सारा मिला के, जैसे अभी हमारे त्रिपाठी साहब ने बोला कि टर्की जो है अपनी जो पोजीशन है और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हर जगह पे वो स्ट्रॉन्ग करेगा, कहीं ना कहीं वो दाव लगाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक अंतिम सवाल आपसे, बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे उत्तर जो है वो जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी बात की जा रही है, लगातार हम सारे मुद्दे को साइड में रख देते हैं, लेकिन भारत को जब भी देखा जाता है वो एक उदार देश रहा है। वो एकदम से अटैक किसी पे भी नहीं करता है जब तक उसके ऊपर कोई यहाँ पर बातें सामने ना आए या उसके ऊपर जो है वो खतरा जब उसे नहीं दिखता है। लेकिन जब वो अटैक करता है तो वो सबके जो है छक्के कहीं ना कहीं छुड़ाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हर कोई जो है वो भारत को एक किस नजर से वो देखता है कि भारत को कुछ भी बोलने से पहले या भारत में घुसने से पहले बिल्कुल उसको ये लगता है कि ठीक है वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने छवि बना ली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये अभी अच्छी पॉलिसी नहीं है, ये पिछले 300-400 साल में ये एक कैरेक्टरिस्टिक हमारी डेवलप हो गई है। पहले भारत ऐसा नहीं था। पहले लोग कहते हैं कि वी वर नॉट एक्सपेंशनिस्ट, वी वर एक्सपेंशनिस्ट। राजा कनिष्का, एम्परर कनिष्का ने पूरे चाइना का बड़ा अख्तियार किया हुआ था और लाहौर और मथुरा कैपिटल थी।
हमने कहाँ नहीं कॉन्कर किया, कैस्पियन सी, टोटल इंडोनेशिया से आगे हर जगह जाके। पर जब से मुगल आए और उसके बाद से ब्रिटिश आए, उसके बाद हमारा ये जो पॉलिसी है अपीसमेंट की बनने लग गई। और इस अपीसमेंट के पॉलिसी के तहत लोग ये समझते हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए। अब देख लीजिए खुद चाइना हमारे अंदर घुस आया है। अभी भी हम मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। अब जब चाइना ने अभी भी हमारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया है, पहले से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कहने का मतलब है ये एक इमेज सी बन गई है। और दूसरा, अब ये तो बात डिटेल में जाने की है, हमारी जो वर्किंग सिचुएशन है वो गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल रही प्राइम मिनिस्टर को। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं इधर भी इस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और जब भी आप जुड़ते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी और विस्तृत जानकारी हमें यहाँ पर देते हैं। और जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है चीजों को विस्तृत तरीके से समझाया। तो भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर अब जो बाहरी लोग हैं उनका भी वर्चस्व जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, और उसी पर हमने चर्चा की थी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो बाहरी लोग भी आकर पाकिस्तान को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी चर्चा हमने यहाँ पर अभी तक देखी वो यही समझ में आई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना चाहता है, और कश्मीर के मुद्दे का जो समर्थन यहाँ पर दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से उसका सामना जो है वो कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।